वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 26 नवंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के बारे में। तो आइए देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने अभी हाल ही में कहा था कि इस उद्देश्य के लिए गठित समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने पर विचार करेगी। तो देख लेते हैं क्या है ये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। तो ये सभी ग्राहकों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय की सुविधा के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सेवानिवृत्ति लाभ योजना है। मतलब जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं सरकारी नौकरी में और जो रिटायर हो जाते हैं तो उनको पेंशन का कुछ भाग मिलता है, उसको ये पेंशन कहते हैं। यह एनपीएस 1 जनवरी 2004 को लॉन्च किया गया था। प्रारंभ में एनपीएस को नई सरकारी भर्तियों यानी कि सशस्त्र बलों को छोड़कर उससे बाकी सभी के लिए पेश किया गया था। 1 मई 2009 से स्वैच्छिक आधार पर असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों सहित देश के सभी नागरिकों के लिए एनपीएस प्रदान किया गया है। स्वैच्छिक तो ये भारत के सभी नागरिकों के लिए एक स्वैच्छिक योजना है। लोग अपने एनपीएस खाते में किसी भी समय कितनी भी राशि निवेश कर सकते हैं। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या, इसमें जो परमानेंट रिटायरमेंट जो अकाउंट नंबर होता है, यह एक अद्वितीय प्रणक पर आधारित है जो प्रत्येक ग्राहक को आवंटित किया जाता है। पोर्टेबिलिटी तो रोजगार शहर या राज्य में बदलाव के बावजूद भी एनपीएस खाता या पीआरएनएन यानी प्रण की बही रहेगा जिसका उपयोग भारत के किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड नियामक और प्राधिकरण, ये एनपीएस के लिए शासी निकाय है। ऐसा कोई परिभाषित लाभ नहीं है जो सिस्टम से बाहर निकलने के समय उपलब्ध होगा और संचित संपत्ति के लिए योगदान और संपत्ति के निवेश में उत्पन्न आय पर निर्भर करती है। एनपीएस के तहत व्यक्तिगत बचत को पेंशन फंड में जमा किया जाता है जिसे पीएफआरडीए विनियमित पेशेवर फंड प्रबंधकों द्वारा सरकारी बॉन्ड, बिल, कारपोरेट डिवेंचर और शेयरों वाले विविध पोर्टफोलियो में निवेश किया जाता है। व्यक्तिगत जो ग्राहकों द्वारा किया गया योगदान सेवानिवृत्ति द्वारा जमा किया जाता है, सेवानिवृत्ति तक जमा किया जाता है और जब बाजार से जुड़े कुछ रिटर्न के माध्यम से कॉर्पस वृद्धि जारी रहती है। सब्सक्राइबर्स के पास सेवानिवृत्ति से पहले इस योजना योजना से बाहर भी निकल सकते हैं। इस सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने का भी विकल्प है। जो प्राण 2 व्यक्तिगत खातों तक पहुंच प्रदान करेगा। इसमें टीयर 1 खाता, ये एक गैर निकासी योग्य खाता होगा जो सेवानिवृत्ति के लिए बचत के लिए होगा। मतलब इसे टीयर 1 का खाता होगा, इससे जो पैसा निकाला नहीं जा सकता है, इसको सबसे लास्ट में जब अवधि हो जाएगी तभी निकाला जाएगा। एक टीयर 2 खाता होता है, यह केवल एक स्वैच्छिक बचत सुविधा है। ग्राहक जब चाहे तब इस खाते से बचत राशि को निकालने के लिए स्वतंत्र है। इस खाते पर कोई लाभ उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन इस पर ब्याज दर मिलेगी टीयर 1 खाते पे। हमारा अगला आर्टिकल है सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट कार्ड जो गारंटी ट्रस्ट योजना के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी सूक्ष्म और लघु उद्यमों के क्रेडिट कार्ड गारंटी ट्रस्ट योजना ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के सिर्फ 7 महीनों में 1 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी को मंजूरी दी है। तो तभी चर्चा में है। तो सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट कार्ड गारंटी ट्रस्ट क्या है? तो ये इसे 2000 में लॉन्च किया गया था और इसकी फंडिंग तो GTMSC के कोष में भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी द्वारा इसको 4:1 के अनुपात के योगदान में दिया जाता है। इसको संयुक्त रूप से सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय लघु विकास बैंक यानी सिडबी सूक्ष्म एवं सूक्ष्म उद्योगों को संस्थागत ऋणों के प्रवाह को प्रेरित करने के लिए स्थापित किया गया है। यह MSE को पात्र सदस्य ऋण संस्थान द्वारा विस्तारित सांपार्श्विक यानी कोलेटरल और तृतीय पक्ष गारंटी मुक्त क्रेडिट सुविधाओं को गारंटी कवर प्रदान करने में सहायक रहा है। देख लेते हैं भारतीय लघु उद्योग बैंक के बारे में। तो सिडबी की स्थापना 1990 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। ये सूक्ष्म और लघु उद्यम के जो क्षेत्र हैं उनको प्रचार, उनका वित्त पोषण और विकास के समान गतिविधियों में जो लगे संस्थान होते हैं उनके कार्यों का समन्वय में लगा हुआ एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है। सिडबी का मुख्य उद्देश्य जो लघु एवं जो छोटे उद्योग हैं उनकी पारिस्थितिकी तंत्र को विकास करना उसका और वित्तीय अंतराल को संबोधित करना, उनकी मदद करना
और एमएसएमईज को ऋण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से प्रदान करना है। सिडबी एमएसएमईज को उनकी प्रौद्योगिकियों और नवीन उत्पादों के विकास, विपणन यानी मार्केट और विकास और व्यवसायीकरण के लिए आवश्यक धनराशि को भी प्राप्त करने में मदद करता है। इसे लघु उद्योग विकास निधि और राष्ट्रीय इक्विटी निधि के प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार बनाया गया है। हमारा अगला आर्टिकल है डीप फेक के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। अभी केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने हाल ही में कहा है कि सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डीप फेक के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाएगी। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए एक नया खतरा बताया है, तो तभी ये चर्चा है। डीप फेक के बारे में देखते हैं। तो डीप फेक ये गलत सूचना यानी झूठी जानकारी फैलाने के लिए वास्तविक जो मेन व्यक्ति होता है उसकी शक्ल और आवाज़ दोनों को समान कृत्रिम समानता या आवाज़ से बदलने के लिए मशीन लर्निंग का और एल्गोरिदम के साथ एक कृत्रिम छवियों की ऑडियो का एक संकलन करता है। इस शब्द का डीप फेक का गहन शिक्षण अवधारणा को किसी नकली चीज़ के साथ जोड़ना है। ये ऐसे लोगों को पैदा कर सकता है जिनका अस्तित्व ही नहीं है, और ये वास्तविक लोगों को ऐसी बातें कहने और उनको करने का दिखावा कर सकता है जो उन्होंने कभी कहा ही नहीं। इसकी पृष्ठभूमि तो डीप फेक शब्द की उत्पत्ति का पता 2017 में लगाया गया था, जब डीप फेक उपयोगकर्ता नाम वाले एक रेडिट उपयोगकर्ता ने मशहूर हस्तियों को स्पष्ट वीडियो पोस्ट किए थे। इसमें बराक ओबामा का एक उस समय वीडियो बहुत वायरल हुआ था। उसमें वो बराक ओबामा नहीं थे, वो डीप फेक के तौर द्वारा तैयार किया गया था। उसमें हूबहू बराक ओबामा लग रहे थे। तो ये कार्यरत है। तो वे ये मशीन लर्निंग मॉडल द्वारा बनाए गए जो छवियों और उनके वीडियो के हेरफेर करने के लिए तंत्रिका जो नेटवर्क का उपयोग करते हैं। किसी का डीप फेक वीडियो बनाने के लिए एक निर्माता पहले व्यक्ति के कई घंटों के वास्तविक वीडियो फुटेज पर एक जो उसका मेन नेटवर्क होता है उसको प्रशिक्षित करेगा, ताकि उसे कई कोणों से और विभिन्न प्रकाश व्यवस्था के तहत वह कैसा दिखता है इसकी यथार्थवादी समझ उसको दी जा सके। फिर वे प्रशिक्षित नेटवर्क को कंप्यूटर ग्राफिक तकनीकों के साथ जोड़कर उस व्यक्ति को एक प्रति को अलग करके उसको किसी अभिनेता या किसी व्यक्ति के ऊपर उसको छाप देते हैं। डीप फेक तकनीकी का उपयोग अब घोटालों और धोखाधड़ी, सेलिब्रिटी पोर्नोग्राफी, चुनाव के हेरफेर, सोशल मीडिया इंजीनियरिंग, स्वचालित दुष्प्रचार, हमले, पहचान की चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी जैसे नापाक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था। अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अभी एक ट्वीट किया था कि एक्स जो सोशल मीडिया साइट है उस पर कि उनका डांडिया खेलते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। उन्होंने बोला कि ये डीप फेक के थ्रू बनाया गया है और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि हमने अभी 2008 से डांडिया खेला ही नहीं है, जबकि उनका वीडियो अभी जल्दी में वायरल हो रहा है। तो ये डीप फेक झूठी सूचना के अन्य रूपों में भी भिन्न होते हैं, क्योंकि गलत रूप से पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है इसमें। हमारा अगला आर्टिकल है अभ्यास सूर्यकिरण के बारे में। तो अभी संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का 17वां संस्करण 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाएगा। तो ये सूर्यकिरण देख लेते हैं अभ्यास। ये भारतीय सेना और नेपाल की सेना के बीच होता है और ये एक वार्षिक कार्यक्रम है जो दोनों देशों के में मतलब बारी बारी से आयोजित किया जाता है। भारतीय सेना की टुकड़ी 354 कर्मी शामिल उसमें होते हैं और इसका नेतृत्व कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन द्वारा किया जाता है। नेपाल सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व तारा दल बटालियन द्वारा किया जाता है। इस अभ्यास का उद्देश्य शांति अभियानों पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत मतलब जंगलों में युद्ध, पहाड़ी इलाकों में आतंकवादी विरोधी जो अभियान और मानवीय सहायता, आपदा राहत में अंतर संचालियता को बढ़ावा देना है। ये अभ्यास ड्रोन और काउंटर ड्रोन, चिकित्सा प्रशिक्षण, विमान पहलुओं और पर्यावरण संरक्षण के रोजगार पर भी केंद्रित रहेगा। ये अभ्यास भारत और नेपाल के सैनिकों को विचारों और उनके अनुभवों का भी आदान प्रदान करने में, जो सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, जो हमारे परंपरागत प्रथाएं चली आ रही हैं उनको एक दूसरे से परिचालन प्रक्रिया की गहरी समझ को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये अभ्यास भारत और नेपाल के बीच मौजूद जो दोस्ती है उसको विश्वास और आम सांस्कृतिक संबंध है उसको मजबूत करने का भी कार्य करेगा। ये व्यापक रक्षा सहयोग के प्रति दोनों देशों की अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए एक उत्पादक और फलदायी जुड़ाव के लिए मंच तैयार करेगा। हमारा अगला आर्टिकल है उभरते भारत के लिए प्रधानमंत्री स्कूल यानी पीएम श्री स्कीम के बारे में। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, तो पीएम श्री स्कूल के बारे में देख लेते हैं।
तो ये प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में उड़ीसा में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री योजना की शुरुआत करी है। इसमें उभरते भारत के लिए प्रधानमंत्री स्कूल योजना के बारे में देखते हैं। तो ये भारत सरकार द्वारा एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी घोषणा 2022 में की गई थी। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनके साथ मिलकर स्थानीय निकायों द्वारा जो प्रबंधित स्कूलों को मजबूत करके देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों का विकास करना है। ये छात्रों को इस तरह से पोषित करेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की परिकल्पना के अनुसार एक समतापूर्ण, समावेशी और बहुलवादी समाज का निर्माण करने में संलग्न, उत्पादक और योगदान देने वाले नागरिक बनेंगे। योजना की अवधि इसकी 2022-23 से 26-27 तक है इसकी अवधि, जिसके बाद ये राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी होगी कि वे इन स्कूलों को द्वारा हासिल जो किए गए मानकों को बनाए रखने में जारी रखने में उनकी मदद करें। इस परियोजना की कुल लागत 5 वर्षों की अवधि में 27,360 करोड़ रुपए होगी और जिसमें 18,128 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा शामिल है। पीएम श्री स्कूलों का चयन चैलेंज मोड के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें स्कूल अनुकरणीय स्कूल बनने के लिए समर्थन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसकी विशेषता क्या होगी? तो इसमें चयनित स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करने वाले और आपस में आसपास के जो अन्य स्कूलों को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले अनुकरणीय स्कूलों के रूप में ये कार्य करेंगे। पीएम श्री स्कूलों को पर्यावरण अनुकूल पहलुओं को शामिल करते हुए ग्रीन स्कूल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। इन स्कूलों में अपनाई जाने वाली शिक्षा शास्त्र से अधिक अनुभवात्मक, जो इमोशनल और समग्र एकीकृत खेल खिलौना आधारित, जिसे विशेषकर बुनियादी वर्षों में पूछताछ संचालित, खोज उन्मुख, शिक्षार्थी केंद्रित, चर्चा आधारित और लचीली और मनोरंजक जो पढ़ाई यहाँ पर कराई जाएगी। प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक बच्चे की सीखने की परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मतलब रटने के बजाय इसमें सीखने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। जैसे किसी बच्चे को एक बोल दो कि एक पेड़ के बारे में पढ़ना है, और अगर किसी बच्चे को बोल दो कि ये पेड़ इसको लगाओ, उसके बारे में इसको बड़ा करो, उसके बाद अगर कोई बच्चा पेड़ के बारे में पढ़ेगा तो सिर्फ उसके बारे में रट लेगा, और कोई बच्चा अगर पेड़ को लगाएगा और लगाने के बाद उसको पानी देगा, धीरे धीरे वो बड़ा होगा, तो उसके बारे में उसको ज़्यादा समझ जानकारी होगी। पेड़ ऐसे लगाया जाता है, फिर पेड़ ऐसे तैयार होता है। तो इसी को मतलब बढ़ावा दिया जाएगा कि प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक बच्चे को सीखने के परिणामों पर ध्यान केंद्रित में करना है। और ये सभी स्तरों का मूल्यांकन वैचारिक समझ, जो मतलब बच्चे की वैचारिक समझ को और वास्तविक जीवन की स्थितियों में ज्ञान के अनुप्रयोग पर आधारित होगा और योग्यता आधारित भी रहेगा। ये रोजगार क्षमता बढ़ाने और बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ये सेक्टर्स, कौशल परिषदों और स्थानीय उद्यमों के साथ संबंध का पता लगाया जाएगा। इसमें ये एक स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन ढांचा विकसित किया जा रहा है, जो परिणामों को मापने के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक निर्दिष्ट करता है। ये वांछित मानकों को सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतराल पर इन स्कूलों का गुणवत्ता मूल्यांकन भी किया जाएगा। हमारा अगला आर्टिकल है शान राज्य के बारे में। तो शान राज्य ये म्यांमार का एक राज्य है और ये है हमारा भारत, और यहाँ से ये हमारा पूर्वोत्तर का हिस्सा हो गया, और ये पूरा म्यांमार देश है। ये म्यांमार है और इसी का एक राज्य है शान राज्य। तो अब ये चर्चा में इसके बारे में देखते हैं। तो म्यांमार के उत्तरी जो उसके उत्तर में है ये शान राज्य में संघर्ष को लेकर चिंतित है। वहाँ जो वहाँ की मिलिट्री जुंटा है और वहाँ के जो नागरिक जो अभी विद्रोह कर रहे हैं, क्योंकि जुंटा उन पर अपनी मनमानी थोप रही है, इसलिए जिसने मांडले स्थित व्यापारियों को प्रभावित किया है। तो शान राज्य के बारे में देख लेते हैं। तो शान राज्य म्यांमार का एक राज्य है, जैसा कि हमने मैप में ऊपर देखा, और ये बड़ा मैप में भी आप देख सकते हो। ये म्यांमार का पूरा मैप है और ये शान राज्य है। इसकी ज़्यादातर सीमा चाइना से लगती है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो इसकी सीमा उत्तर में चीन और पूर्व में लाओस से, दक्षिण में थाईलैंड से और पश्चिम में म्यांमार के 5 प्रशासनिक प्रभागों जो उसके राज्य हैं म्यांमार के, उससे लगती है। भूमि क्षेत्र के हिसाब से ये 14 प्रशासनिक जो प्रभाग हैं, उनके जो राज्य हैं म्यांमार के, उस प्रभागों में सबसे बड़ा है शान राज्य। इसकी जो क्षेत्रफल है 1,55,800 किलोमीटर है और इसमें ये 2 में फैला हुआ है, जो म्यांमार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/4 है। मतलब म्यांमार के कुल क्षेत्रफल का 1/4 ये राज्य हिस्सा कवर करता है। राज्य इसका नाम ताई लोगों के बर्मी नाम शान लोग से लिया गया है। इस क्षेत्र में रहने वाले कई जातीय समूह की में शान बहुसंख्यक हैं।
सान थेरवाद बौद्ध हैं, सान जो लोग हैं ये थेरवाद बौद्ध को मानते हैं और उनकी अपनी लिखित भाषा और साहित्य भी है। थानबिन नदी, ये जिसे सालबिन या नाम खोंग के नाम से भी जाना जाता है, ये पूरे राज्य को काटती है, जो इनले झील का घर भी है, जो म्यांमार में पानी का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक जो विस्तार या प्राकृतिक स्रोत है। सान काफ़ी हद तक ग्रामीण है, यहाँ मतलब शहरी एरिया बहुत कम है, जिसमें महत्वपूर्ण आकार में केवल 3 ही शहर हैं, जिसमें ये लासियो, केंगतुंग और इसकी राजधानी है ताओंगिगी। ये 3 ही शहर है पूरे राज्य में। सान राज्य अपने कई जातीय समूह के साथ कई सशस्त्र जातीय सेनाओं का घर है, जबकि सैन्य सरकार ने अधिकांश समूहों के साथ युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। राज्य के विशाल क्षेत्र, विशेष रूप से थानबिन नदी के पूर्व के क्षेत्र, केंद्र सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं और हाल ही के वर्षों में जो भारी जातीय हान चीनी आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव में आ गए हैं। ये अन्य क्षेत्र थान स्टेट आर्मी जैसे अन्य समूहों के नियंत्रण में है। हमारा अगला आर्टिकल है मिथिमना पृथक्करण के बारे में। तो ये एक कीट की प्रजाति है। तो अभी लंबे समय से लगातार गर्म तापमान के कारण असम में गंभीर मिथिमना सेपरेटा कीट का संक्रमण हो सकता है, जिसमें कम से कम 15 जिलों में धान की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। ये धान की फसलों को नुकसान पहुंचाता है। ये एक कीट है और ये अगर लग जाता है तो पत्तियों को ये खाते रहते हैं। देखो इस तरह से, जैसे घुन नहीं खाता है उस तरह से कतई ये तो पत्तियों को ख़त्म कर देते हैं छोटी छोटी करके इस तरह से। तो इसके बारे में देख लेते हैं मिथिमना सेपरेटा के बारे में। तो ये एक विशिष्ट लंबी दूरी का प्रवासी कीट है, जो चीन और अन्य एशियाई देशों में अनाज की फसलों का एक विशिष्ट बहुभक्षी कीट है। इस कीट को पहली बार 1937 में तमिलनाडु और 1957 में केरल और उड़ीसा के छिटपुट कीट के रूप में रिपोर्ट किया गया था, मतलब यहाँ देखा गया था। इस कीट का कान सिर काटने वाली कैटल पिलर, धान की बालियों काटने वाली कैटल पिलर या आर्मी वर्म के नाम से भी जाना जाता है। ये पत्तियों को खाता है और फसल के पौधे के आधार पर इसके जो पुष्प गुच्छों को भी काट सकता है। ये बार बार खेत के से ऐसे निकलता है मानो इसे मवेशियों ने चर लिया हो। इस प्रकोप के दौरान कीट बड़ी संख्या में बढ़ जाते हैं और फसलों को खाने और उनमें हमला करने के लिए एक सेना की तरह एक खेत से दूसरे खेत तक इनके झुंड घूमते रहते हैं। ये अनुकूल के लिए परिस्थिति क्या होती है? तो ये शुष्कता के साथ तापमान में वृद्धि, कीटों की आबादी बढ़ने के लिए इसके लिए इनकी अनुकूल परिस्थिति होती है। मतलब जो तापमान बढ़ता है तभी इनमें इनके जो संख्या में भी वृद्धि होती है। ये बहुभक्षी कीट है। तो ये बहुभक्षी कीट होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो ये बहुभक्षी कीट मुख्य रूप से कृषि कीट है, जो दुनिया भर के व्यापक वर्गीकरण विविधता वाली जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कृषि और बागवानी है उन फसलों को ये खाते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है साइकी मिशन के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। तो अभी साइकी अंतरिक्ष यान पर नासा के एक प्रयोग ने एक निकट अवरक्त लेजर को वापस भेजा है, जिसमें लगभग 16 मिलियन किलोमीटर दूर से ये परीक्षण डेटा शामिल है। तो साइकी मिशन के बारे में देख लेते हैं। तो ये साइकी मिशन ये नासा का एक मिशन है जो 16 साइकी नामक 140 मील चौड़े यानी 225 किलोमीटर और धात्विक क्षुद्र ग्रह का पता लगाएगा। अंतरिक्ष यान 2029 में 16 साइकी क्षुद्र ग्रह की कक्षा में प्रवेश कराएगा और क्षुद्र ग्रह की स्थलाकृति का मानचित्र करने, सतह को स्कैन करने, चित्र लेने और बहुत कुछ मतलब बहुत अधिक जानकारी ये इसमें 2 साल में ये वहाँ पर बिताएगा। तो उसमें बहुत सी जानकारी नासा को भेजेगा, जिसका उद्देश्य इसकी संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करना और साथ ही सीखना है कि धातु को क्षुद्र ग्रह को ग्रह कैसे हैं। इस मिशन के उद्देश्यों में क्षुद्र ग्रह पर क्षेत्रों की आयु निर्धारित करना, इसके इसके गठन का अध्ययन करना और इसकी स्थलाकृति की विशेषता बताना और क्षुद्र ग्रह के जो गुरुत्वाकर्षण में गिरावट का अध्ययन करना शामिल है। इस मिशन के माध्यम से वैज्ञानिकों को यह निर्माण के एक अज्ञात निर्माण खंड का पता लगाने में की भी उम्मीद है, जिसको लौह कोर बोलते हैं। ये पहली बार होगा कि अंतरिक्ष यान चट्टानों और बर्फ से नहीं बल्कि धातु से बनी दुनिया का अध्ययन करेगा। साइकी मिशन के साथ वैज्ञानिकों के पास अध्ययन करने के मौका है कि पृथ्वी को खोदे बिना स्थलीय ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। ये 16 साइकी तो ये वर्तमान में मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा कर रहा है और इसकी खोज 1852 में इतालवी खगोल शास्त्री एनी बेल
डी गैस्पारिस ने की थी। ये सोने, चांदी और निकल के भंडार से बना है जो इसे धातु समृद्ध बनाता है। नासा के अनुसार इसका मूल्य कुल मिलाकर पृथ्वी की अर्थव्यवस्था से भी अधिक हो सकता है। इस क्षुब्ध ग्रह की बाहर सतह निकल समृद्ध है जो प्रारंभिक ग्रह के कोर जैसा दिखता है। ये हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े क्षुब्ध ग्रह में से एक है और ये अपने चौड़े बिंदु यानी 279 किलोमीटर ये चौड़ा है। हमारा अगला आर्टिकल है दीपोर बील के बारे में, तो अभी देख लेते हैं। ये दीपोर बील तो ये हमारे भारत का मैप है और ये है पूर्वोत्तर का एरिया और यहाँ पे ये है आसाम राज्य। आसाम राज्य में यहाँ जो ब्लैक स्पॉटेड है यहाँ पे ये दीपोर बील स्थित है। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। असम के पर्यावरण और वन मंत्री ने अभी हाल ही में कहा है कि राज्य सरकार दीपोर बील के जल क्रीड़ा और पर्यटन संबंधी गतिविधियों की अनुमति देने के लिए बस नियम बनाएगी, तो इसीलिए चर्चा में है। तो ये दीपोर बील असम के गुवाहाटी शहर से 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित एक 12मासी मीठे पानी की झील है और ये ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्व चैनल में एक स्थायी मीठे पानी की आर्द्रभूमि भी है। ये 40.14 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है और मौसम यानी यहाँ पर मानसून या शुष्क मौसम के आधार पर इसकी गहराई लगभग 4 मीटर से 1 मीटर तक होती है। इसका बेसिन नालों और पहाड़ी जलधाराओं की एक प्रणाली द्वारा सूखा हो जाता है जो पड़ोसी जो पहाड़ियाँ और जंगल होते हैं उनको खनाजन नामक एक आउटलेट के माध्यम से ब्रह्मपुत्र नदी से जोड़ता है। इसे 2002 में रामसर साइट और 2004 में महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई थी। ये असम राज्य में एकमात्र रामसर साइट है। दीपोर बील असम राज्य की एकमात्र रामसर साइट है, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये प्रवासी फ्लाईवेज पर एक मंचन स्थल है जो असम के जलीय पक्षियों की कुछ सबसे बड़ी सांद्रता देखी जा सकती है, खासकर सर्दियों में। ये विश्व स्तर पर खतरे में पड़े कुछ पक्षियों का समर्थन भी यहाँ किया जाता है जो विश्व में जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो प्रजाति हैं उनका यहाँ पर निवास स्थान भी है, जिसमें स्पॉटबिल, पेलिकन, लेसर और ग्रेटर एंड्रू टेंट स्टार्ट बियर पोचार्ट शामिल हैं। लगभग 50 मछली प्रजातियां और जलीय संसाधन आर्द्रभूमि के किनारे पर स्थित लगभग 12 गांवों में रहने वाले लगभग 1200 परिवारों की आजीविका की सहायता भी ये प्रदान करता है। रानी और गरभंगा पहाड़ियां बील के दक्षिण हिस्से में एशियाई हाथियों का निवास स्थान है। इसमें पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा है। हमारा अगला आर्टिकल है फर्लोइचनस रैपिडस के बारे में। तो ये एक डायनासोर की प्रजाति है। तो डायनासोर किस तरह के दिखते थे कुछ। तो अभी हाल ही में ब्राज़ील की भूवैज्ञानिक सेवा ने डायनासोर की एक नई प्रजाति फर्लोइचनस रैपिडस की एक घोषणा की है जो प्रारंभिक क्रेटेशियस जो काल था उसके दौरान ये रेगिस्तान में रहती थी। तो अभी इसके बारे में देख लेते हैं फर्लोइचनस रैपिडस के बारे में। तो ये डायनासोर की प्रजाति आधुनिक सेरिमा पक्षी के आकार का लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर यानी 2 से 3 फीट लंबा एक छोटा मांसाहारी जानवर था। ये बहुत तेज चलने वाला सरीसृप था जो प्राचीन टीलों को पार करके दौड़ जाता था। जीवाश्म डायनासोर ट्रैकवेज ये पहली बार 1980 के दशक में इतालवी पुजारी और जीवाश्म विज्ञानी ग्यूसेप लियोनार्डी द्वारा पाए गए थे। ये प्रारंभिक क्रेटेशियस काल के दौरान रहता था। तो क्रेटेशियस काल क्या है। तो ये भूगर्भिक समय में मेसोजोइक युग में के जो 3 अवधि में से अंतिम था। जो मेसोजोइक युग था इसकी 3 अवधियों में ये अंतिम था क्रेटेशियस। ये 145 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ जो 46 मिलियन वर्ष पूर्व समाप्त हो गया। ये जुरासिक काल के बाद आया और इसके बाद पैलियोजीन काल आया। ये 2 कालों में से पहला और जिसमें तृतीय काल को विभाजित किया था इसने। क्रेटेशियस फेनरोजोइक ईयन की सबसे लंबी अवधि है। क्रेटेशियस काल की शुरुआत पृथ्वी की भूमि के अनिवार्य रूप से 2 महाद्वीपों उत्तर में लॉरेशिया और दक्षिण में गोंडवाना में एकत्र होने से हुई थी। ये भूमध्य रेखीय जो टेथिस समुद्री मार्ग द्वारा लगभग पूरी तरह से अलग हो गए थे और लॉरेशिया और गोंडवाना के विभिन्न खंड पहले से ही अलग होना शुरू हो गए थे। तो हमारा सारे आर्टिकल ख़त्म हो गए। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।